हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर से हम लोग करेंगे जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका एक और वीडियो, एक और पार्ट। तो सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा, पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में 1-2 होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है पीछे के भी सभी वीडियोस को ज़रूर देख रहे होंगे। सब करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद से कोशिश करिए। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 जो है निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 जो है 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। ये सबसे बड़ा शौर्य सम्मान होता है और 21 लोगों को मिला है ये अभी तक, और उन्हीं 21 लोगों के नाम पे ये अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, इसको बोलते हैं हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। क्या है परमवीर चक्र? तो ये है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नाम रखा है। इन 21 द्वीपों में 16 जो हैं वो 16 बेसिकली नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में, और नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान दोनों मिला के 16 हैं। तो नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान में 16 है और आखिरी का मतलब जो 5 की का है वो साउथ अंडमान में है। टोटल 21 द्वीप। परमवीर चक्र की हम बात कर रहे हैं तो परमवीर चक्र को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 1947 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वीरता पदक के रूप में स्थापित किया गया था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। इन परमवीर चक्रों वीरों के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा जाएगा। तो सबसे पहले परमवीर चक्र आपको पता होगा, बार बार हम लोग पढ़ते भी हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको मिला है। सूबेदार और मानद कैप्टन करम सिंह है इसमें। इन्हीं लोगों के नाम पे द्वीप का भी नाम रखा गया। मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा मागर, सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनन, मेजर शैतान सिंह भाटी, बड़ी नाम इनका सुनते होंगे आप, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, कर्नल होशियार सिंह दहिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बात्रा, आपको याद ही होगा कैप्टन विक्रम बात्रा जो कारगिल की लड़ाई पे अभी हाल ही में इन पे मूवी भी बनी थी, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, एलओसी कारगिल में ये भी हैं, ये भी उसी समय के हैं कारगिल के। सूबेदार मेजर संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो ये टोटल 21 लोगों का जो मैंने नाम लिया, इन्हीं 21 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिला और इन्हीं 21 लोगों के नाम पे ये द्वीपों का नाम रखा गया अंडमान में। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको बताऊंगा। उत्तर और मध्य अंडमान के निर्जन द्वीपों की संख्या जो है इनान 370 का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम के ऊपर रखा गया है। यह द्वीप अब सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। वे परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे। और सोमनाथ शर्मा 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दो हाथ करने के दौरान शहीद हो गए थे। बाड़गाम की लड़ाई के दौरान उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसके बारे में और आप गूगल करके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बन भी सकते हैं। कैप्टन विक्रम बात्रा के बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा। कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च भारतीय सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 7 जुलाई 1999 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में एरिया लेज पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए बात्रा शहीद हो गए थे। मनोज कुमार पांडे भी थे। उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
तो यहाँ से सवाल बनेगा तो आप याद रखिएगा। गॉट इट। अगला प्रश्न है कि गूगल के सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुंदर पिचाई को दिसंबर 2022 में किस भारतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण दिया गया है इनको। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को 2 दिसंबर 2022 को पद्म भूषण से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान औपचारिक रूप से अमेरिका में भारत के एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने दिया। भारतीय अमेरिकी पिचाई को ट्रेड और इंडस्ट्री कैटेगरी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई को इस वर्ष की शुरुआत में 17 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से एक नामित किया गया था। पद्म भूषण की बात करें हम लोग तो पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पहला नंबर पे तो आता है ही भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरा पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री होता है। सुंदर पिचाई की जब हम बात कर रहे हैं तो सुंदर पिचाई तमिलनाडु के मदुरई से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से अपना ग्रेजुएशन किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस किया। पिचाई ने वर्ष 2004 में गूगल में काम करना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान दूसरी बार अध्यक्षता किस मंथ के लिए मिली है? तो दिसंबर 2022 के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की दूसरी बार अध्यक्षता वर्ष 2022 के दिसंबर मंथ के लिए मिली है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता ग्रहण की। यह भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 साल के कार्यकाल में दूसरी अध्यक्षता है। भारत अगस्त 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुका है। अब यहाँ पे सवाल है कि भारत कैसे बना सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष? तो आपको पता होगा अंग्रेजी शब्दों में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हर महीने नए सदस्य देश को अध्यक्षता मिलती है। अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना, पहली बार अगस्त 2021 में और दूसरी बार दिसंबर 2022 में। भारत की अध्यक्षता में कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी? तो भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 2 प्रमुख मंत्री स्तरीय बैठक होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चर्चा होगी 14 दिसंबर को, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए चुनौतियों और आगे के रास्ता के लिए चर्चा होगा 15 दिसंबर को। इन दोनों की बैठकों की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेतृत्व करेंगे। यूएन की हम लोग बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना 1945 में हुआ है। डेट 24 अक्टूबर आपको पता है। तो मेन ऑर्गन्स हैं ये यूएन के। यूएनएससी भी जो है ये मेन ऑर्गन है। मेन ऑर्गन यूएनएससी में एक तो जनरल असेंबली आता है, यूएनजीए जिसको बोलते हैं, यूएनएससी हो गया ये, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक सेक्रेटरीट। अन्य स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी हैं इसके, WHO, ILO। यहाँ पे जो यूएनएससी है इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। कुल 15, आपको पता होगा यूएन में 15 मेंबर होते हैं। 5 जो हैं अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई में USA, रूस, फ्रांस, चीन, UK है और 10 जो अस्थाई होते हैं 2 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। भारत 8वीं बार 2021 में अस्थाई सदस्य चुना गया था। गॉट इट। तो याद रखिएगा ये सब। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने महाराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है? इसी विजय हजारे ट्रॉफी में ही जो है 7 गेंदों पे 7 छक्के लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को सौराष्ट्र ने जीत लिया है। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को फाइनल में 5 विकेट से हराया। सौराष्ट्र की जो टीम है ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। वर्ष 2007-08 को सौराष्ट्र ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। टीम के कप्तान की बात करें तो सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट और महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 7 बॉल पे 7 छक्के भी लगाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी जो है की बात करें तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच शेल्डन जैक्सन को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ बने। इसी टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की तरफ से खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के मारे थे। यह नया रिकॉर्ड बना। विजय हजारे ट्रॉफी ये भारत में घरेलू क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है। 50-50 ओवर का होता है ये।
50-50 ओवर का। पहली बार ये टूर्नामेंट 2002-3 में खेला गया था। पहला खिताब तमिलनाडु ने जीता था और सबसे सफल अभी तमिलनाडु ही टीम है, 5 बार जीत चुकी है इस खिताब को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। मतलब पहले स्थान पे सिंगापुर और न्यूयॉर्क हैं, ये दोनों सबसे महंगा शहर है। बेसिकली इसमें 175 शहरों में ये सर्वे किया गया और पता किया गया कि कौन दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। तो महंगे शहर में पहली रैंक संयुक्त रूप से सिंगापुर और न्यूयॉर्क को मिली है। ये जो तेल अवीव शहर आप देख रहे हो ना, ये एक शहर है इजराइल का। ये 2021 में सबसे महंगा शहर था दुनिया का। 2022 में ये दूसरे नंबर पे आ गया है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर पहले नंबर पे है, तेल अवीव दूसरे पे, हांगकांग तीसरे पे है, लॉस एंजलिस, ज्यूरिख, जिनेवा, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, सिडनी, कोपेनहेगन, ये टॉप 10 देशों के नाम हो गए। ये दुनिया के सबसे महंगे 10 सबसे महंगे शहर का नाम मैंने बताया 2022 के। किसकी रिपोर्ट है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का इसमें सबसे महंगा शहर है चेन्नई। इस लिस्ट में चेन्नई को जो रैंक मिला है वो 164वां आउट ऑफ 175 शहरों में ये सर्वे किया गया। इस लिस्ट में भारत के 3 शहर शामिल हैं। 164 पे है चेन्नई, 165 पे अहमदाबाद है और बेंगलुरु 161 पे। गॉट इट। तो इसमें सबसे महंगा शहर जो है चेन्नई को बताया गया है। रिपोर्ट बनाने के लिए किन किन फैक्टर्स का उपयोग किया गया है? तो देश की करेंसी कितनी मजबूत है, देश में गैस के दाम और खाने की चीज़ों की महंगाई में पिछले 1 वर्ष में किस तरह के बदलाव आए हैं, 1 वर्ष में महंगे होने वाले 8 शहरों में 6 अमेरिका के और 2 रूस के हैं, 1 वर्ष में वेस्ट यूरोप के शहरों में गैस और बिजली के दाम 29% बढ़े हैं। इसका कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध होना और रूस में लगे प्रतिबंध वगैरह भी हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1946 में हुआ है, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो 6.3%। दूसरी तिमाही मतलब ये महीना हो गया जुलाई से लेकर जुलाई टू सितंबर 2022, इसको दूसरी तिमाही बोलेंगे। कितनी जीडीपी रही? तो 38.17 लाख करोड़। और जीवीए कितना रहा, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो 5.6%। जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े किसने जारी किए? तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने आंकड़े 30 नवंबर 2022 को जारी किए। जुलाई से सितंबर का जो तिमाही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग आउटपुट साल दर साल कम होता गया है। तो ये पता होना चाहिए आपको। जीडीपी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है और अर्थव्यवस्था ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहा है। कम जीडीपी का मतलब होता है कि आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस और एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला होता है ये। तो सी इसमें कंज्यूमर जो है एक्सपेंसेस हो जाएगा, आई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, जी हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम का मतलब हो गया कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। गॉट इट। भारतीय सेना ने किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? मिलिट्री एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन आता है। सिंगापुर सही आंसर होगा। भारत ने सिंगापुर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किया। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज 13 नवंबर 2022 को शुरू हुई। ये एक्सरसाइज 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में समाप्त हुई। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाओं ने ज्वाइंट फायर पावर प्लानिंग और नए जनरेशन के हथियारों का प्रयोग किया। इसके अलावा ज्वाइंट कंप्यूटर वार गेम का भी आयोजन किया गया। इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी के जो अभी आर्मी चीफ हैं, कौन है आर्मी चीफ? तो आर्मी चीफ का फिलहाल में नाम है जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 53वां, जो गोवा में अभी हुआ था। तो ये कोई स्पेनिश फिल्म है, इसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक मिला। इस फिल्म का निर्देशन वैलेंटीला मॉरेल ने किया था। इस फिल्म में बेसिकली एक 16 ईयर्स की लड़की इवा के वयस्क होने की कहानी को दिखाया गया है। ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था और इस फिल्म फेस्टिवल में लगभग 79 कंट्रीज़ के 280 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने किया था। फेस्टिवल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की फिल्म अल्मा और ऑस्कर से हुई थी। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है? तो ये मिला है बेसिकली नादिर सैवर को। एक ये बेसिकली ईरानी लेखक भी हैं ये और डायरेक्टर। उन्हें फिल्म नो एंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर के सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। नो एंड फिल्म में ईरान की सीक्रेट पुलिस की चालाकी और चालबाजी को दर्शाया गया है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट एक्टर मेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है वाहिद मोबसेरी को। ये भी ईरान से ही हैं। वाहिद मोबसेरी को बेस्ट एक्टर मेल के सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म जो इनकी फिल्म है नो एंड में उत्कृष्ट एक्टिंग करने के लिए मिला है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में बेस्ट एक्टर फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है डेनियला मार नवारो को। स्पेनिश एक्ट्रेस हैं डेनियला मार नवारो को बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। उन्हें अवार्ड फिल्म स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में बेसिकली जो 16 ईयर्स ओल्ड लड़की इवा की भूमिका सहजता से निभाने के लिए मिला है। आगे बढ़ेंगे हम। इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, तो पता होगा सबको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 कोई नहीं भूल सकता है, में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था और 4 दिसंबर से भारतीय नौसेना ने युद्ध में प्रवेश किया और जीत में अहम रोल अदा किया था। इसीलिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। और नौसेना प्रमुख कौन है अभी फिलहाल में? तो एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार ये नौसेना के चीफ है और इंडियन नेवी की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 में। इतिहास में एक नौसेना विद्रोह भी आता है, अगर उसके बारे में आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मिट्टी मानव खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण, इसकी जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2014 में पहली बार मनाया गया था। इस दिवस को खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ मिलकर मनाते हैं। अगर इस बार का अगर आपसे कोई थीम पूछे 2022 का कि थीम क्या है वर्ल्ड सॉइल डे का, तो मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। खाद्य और कृषि संगठन जो है, जिसको बोलते हैं ना FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। मुख्यालय रोम इटली में है और प्रमुख इसके हैं क्वाडोंग्यू। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ, इसका स्थापना 1924 में हुआ और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। चलो, आज का सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे के भी जो डेली बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का सीरीज, वो पीछे के भी वीडियोस को देख रहे होंगे आप। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। आप उत्तर करिएगा इसका। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।